हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म। तो इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि नव डार्विनवाद क्या होता है। जैसा कि आप सभी नाम से ही परिचित हैं, नव डार्विनवाद। इसके पहले आपने डार्विनवाद पढ़ा था, यानी डार्विनवाद के जो सिद्धांतों में कुछ बदलाव किया गया, और जब बदलाव करके एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, वही क्या है, नव डार्विनवाद है। इसको जो है लंदन के वैज्ञानिक जूलियन हेक्सले ने इसमें डार्विनवाद में नए सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे नव डार्विनवाद नाम दिया। और डार्विनवाद ने के अनुसार आप जानते ही हैं कि डार्विनवाद के अनुसार क्या था कि नई जातियों की उत्पत्ति जो है पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है पुराने जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। लेकिन यहाँ पर नव डार्विनवाद के अनुसार क्या कहा गया कि पुरानी जात से नई जातियों के विकास में कुछ जो पद हैं वो जो है इसमें सिद्धांत वही जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम उनको जानेंगे कि कौन कौन से नए सिद्धांत हैं जो इस विकास में कारक होते हैं। सबसे पहला है उत्परिवर्तन। पहला कारक है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, ये उत्परिवर्तन क्या होता है कि उत्परिवर्तन जो होता है डीएनए, जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। तो अब यहाँ पर डीएनए में उसकी रचना में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए की रचना में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए आपका एक आनुवांशिक पदार्थ हमने अभी बताया, और इसकी जो कार्य की एक इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए की कार्य की इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है पहला मेन कारण इसमें सिद्धांत जो दिया गया, इसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद दूसरा सिद्धांत इसका है पृथक्करण। पृथक्करण में क्या कहा गया, उत्परिवर्तन में जो है ये आपका पृथक्करण हम बता रहे हैं। दूसरा पृथक्करण में जो आपका है कि यह है भौगोलिक पृथक्करण के कारण अंतः प्रजनन नहीं हो पाता। इसमें बताया गया कि भौगोलिक परिवर्तन पृथक्करण के कारण जो है अंतः प्रजनन नहीं हो पाता, फलस्वरूप आनुवांशिक पदार्थ का मिश्रण भी नहीं हो पाता, और बाद में क्या होता है कि अनुकूलन के कारण नई जातियों, ठीक है, उपजातियों का निर्माण हो जाता है। ये अनुकूलन के कारण होता है, यहाँ पर यह बताया गया है। और उसके बाद इनका जो है तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरा कारक है वो है विभिन्नताएं। तीसरा कारक है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं किस प्रकार से हैं, यहाँ पर जब लैंगिक जनन होता है उस समय जीवों में विभिन्नताओं के दो कारण होते हैं। इन्होंने बताया कि लैंगिक जनन के समय जीवों में जो है जो भिन्नता पाई जाती है उसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है माता पिता के गुणसूत्रों से बना संयोग। माता पिता के गुणसूत्रों से बना संयोग। दूसरा कारक इसके लिए है युग्मक निर्माण के समय, अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन का विनिमय होना। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय, विभाजन के समय जीन विनिमय।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो ही कारण से विभिन्नताएं जो है आती हैं जीवों में। पहला, माता पिता के गुणसूत्रों से बना जो संयोग होता है उसके कारण से होती हैं, गुणसूत्रों के कारण से होती हैं। और दूसरा जो है, दूसरा कारण भिन्नता का है कि जो जब युग्मक का निर्माण होता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन में जीन का विनिमय हो जाना। ठीक है, ये दो मुख्य विभिन्नताएं इन दो मुख्य कारणों से होती हैं। और अगला है प्राकृतिक वर्ण। इन्होंने बताया प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पर कुछ ऐसी विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो पर्यावरण में रहने के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जो है विभिन्नताएं तथा उत्परिवर्तन जो पर्यावरण के में रहने के लिए उपयुक्त एवं लाभप्रद होते हैं। ठीक है, वो प्रकृति द्वारा ही चुने जाते हैं, माने उनका वर्ण किया जाता है, प्रकृति द्वारा वे चुने जाते हैं। और जो विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन जो हानिकारक होते हैं वे जीव जो हैं क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक वर्ण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इन्होंने चौथा कारक बताया ये क्या है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद में अंतर। इनमें अंतर क्या है, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर। डार्विनवाद तथा नव डार्विनवाद में अंतर। डार्विनवाद इधर हो जाएगा, नव डार्विनवाद। ठीक है, देखिए डार्विनवाद का जो है ये पहला जो कॉलम डार्विनवाद है। डार्विनवाद में क्या था कि इसके अनुसार जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। डार्विनवाद के अनुसार जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। नव डार्विनवाद में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जीवों में परिवर्तन आकस्मिक होता है। ठीक है, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में परिवर्तन आकस्मिक होता है। आकस्मिक का मतलब चाहे जब हो सकता है, चाहे तत्काल हो सकता है या धीरे भी हो सकता है और जो है देर में भी हो सकता है, लेकिन आकस्मिक कब हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। ये नव डार्विनवाद में कहा गया। इसके बाद यहाँ पर अगला है इसका अंतर डार्विनवाद का। यहाँ पर डार्विनवाद में सूक्ष्म विभिन्नताओं पर ध्यान दिया गया है। डार्विनवाद में सूक्ष्म विभिन्नताओं पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, डार्विनवाद में क्या किया गया है, यहाँ सूक्ष्म विभिन्नताओं पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर केवल दीर्घ विभिन्नताओं पर जो है वो स्थान दिया गया है, उसको महत्व दिया गया है। नव डार्विनवाद में दीर्घ विभिन्नताओं को महत्व दिया गया।
ठीक है। यहाँ पर जो है नव डार्विनवाद में केवल दीर्घ विभिन्नताओं पर बड़ी जो मतलब आपको बड़ी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, बस उन्हीं को केवल यहाँ जो है इसको महत्व दिया गया है। और तीसरा है डार्विनवाद केवल प्राकृतिक वर्ण पर, डार्विनवाद केवल प्राकृतिक वर्ण पर, डार्विनवाद केवल प्राकृतिक वर्ण पर बल देता है या ध्यान देता है, पर बल देता है। ठीक है। इसमें कहा गया है प्रकृति स्वयं जो है वस्तुओं जो है जीवों का जो है वर्ण करती है, उनका चुनाव करती है। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है नव डार्विनवाद में, नव डार्विनवाद में पहले उत्परिवर्तन बाद में प्राकृतिक चुनाव होता है। नव डार्विनवाद में पहले उत्परिवर्तन बाद में प्राकृतिक चुनाव होता है या प्राकृतिक वर्ण होता है। हमने आपको उत्परिवर्तन बताया ही है। उत्परिवर्तन को हमने बताया कि उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब इसके अनुसार नव डार्विनवाद के अनुसार जो है कि पहले जो है जीवों के जो है जीन में परिवर्तन होता है, उसके बाद जो है प्राकृतिक चुनाव होता है। मतलब प्रकृति जो है वस्तु जो है जीवों का वर्ण करती है, प्राकृतिक जीवों को चुनती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा है डार्विनवाद में उत्परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। डार्विनवाद में उत्परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। और यहाँ आपका नव डार्विनवाद जो है इसमें उत्परिवर्तन को जो है सम्मिलित किया गया है। नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तन को सम्मिलित किया गया है। तो ये था जो है आपके डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर। अब आगे अगले वीडियो में कल आपको हम बताएंगे।